जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल मुफ्त में शिक्षा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 3 विच वी आर स्टडिंग इज आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, है ना। सो आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, विकास की धारणाएं क्या क्या है, हम वो पढ़ने वाले हैं, है ना। सो फर्स्ट थिंग, वेरी ऑफन दिस कंटेस्टेशन इन्वॉल्व द वेरी आइडिया ऑफ डेवलपमेंट, है ना। अक्सर जो इन टकराव जो हम लास्ट टॉपिक पे मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि राजनीतिक टकराव हो जाते हैं, तो डेवलपमेंट के क्षेत्र में भी राजनीतिक टकराव होते हैं। सो वेरी ऑफन दिस कंटेस्टेशन, ये जो टकराव है वो जो विकास की धारणाओं का हाथ होता है ना। द एग्जाम्पल्स ऑफ उड़ीसा, द एग्जाम्पल ऑफ उड़ीसा shows us that it is not enough to say that everyone wants development, है ना। तो जो उड़ीसा का एग्जाम्पल जो मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, तो इससे ये हमें पता चलता है, सफिशिएंट है कि ये एनफ है कि दैट हर एक व्यक्ति डेवलपमेंट नहीं चाहता है। मतलब फॉर डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट सेक्शन ऑफ पीपल। सो इसका वास्तविक मतलब यह है कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, उसका मीनिंग अलग है। विकास किस तरीके से होगा, विकास का मतलब क्या है, व्हाट दे वांट आउट ऑफ, व्हाट दे डिज़ायर आउट ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल, है ना। सो डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट थिंग्स, फॉर एग्जाम्पल टू एन इंडस्ट्रियलिस्ट हु इज प्लानिंग टू सेट अप ए स्टील प्लांट, to an urban consumer of steel and to the आदिवासी who lives in that region। सो यहाँ एक एग्जाम्पल से समझाया है कि जैसे जो डेवलपमेंट का मीनिंग है वो अलग अलग होगा अलग अलग लोगों के लिए। जैसे एक इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उसके लिए डेवलपमेंट, जो वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो स्टील प्लांट सेटअप करना चाहता है, उसके लिए विकास, उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है ना। वो स्टील प्लांट सेटअप करना चाहता है। एक अर्बन कंज्यूमर, शहरी क्षेत्र में रहने वाला एक जो कंज्यूमर है, व्यक्ति है जो कंज्यूम कर रहा है स्टील को, उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग है। और जो आदिवासी जो उस क्षेत्र में रह रहा है जहाँ से आयरन और निकल रहा है, तो उस व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। सो दस एनी डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट इज बाउंड टू जनरेट कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिबेट्स, है ना। तो इस कारण से विकास से जुड़ी हुई कोई भी चर्चा होगी वो विवादों से परी नहीं होती है ना। उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे एंड वाद विवाद, डिबेट्स होंगे। द फर्स्ट डिकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस विटनेस्ड ए लॉट ऑफ डिबेट अराउंड दिस क्वेश्चन। तो आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो पहला डिकेड था, दशक था, है ना, इसमें इस सवाल पर खूब बहसें हुई, खूब चर्चा हुई। इट वॉज कॉमन देन एज इट इज़ इवन नाउ फॉर पीपल टू रेफर टू द वेस्ट एज द स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। तो उस समय ये काफ़ी कॉमन था और आज भी ये है, ऐसा कॉमन ही है, माना ही ऐसा भी आज भी प्रचलन में है कि रेफर टू वेस्ट, जो पश्चिम है ना, पश्चिम मीन्स यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप एंड यूएस को हम जनरली पश्चिम से रेफर करते हैं ना। सो रेफर टू वेस्ट एज स्टैंडर्ड फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट। तो उनको हम डेवलपमेंट का मानक के रूप में हम मान रहे हैं ना, स्टैंडर्ड्स के रूप में हम उनको मान रहे हैं कि ये ही हमारे विकास का पैमाना जो है वो पाश्चात्य मुल्कों के से लिए जा रहे हैं। डेवलपमेंट वॉज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न एंड मॉडर्न वॉज अबाउट बिकमिंग मोर लाइक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। तो जो विकास का मतलब हुआ, डेवलपमेंट का मीनिंग वो उस समय था, वॉज मोर अबाउट बिकिंग मॉडर्न, मॉडर्न बनना, है ना, आधुनिक बनने को हम विकास से बेसिकली जोड़कर देख रहे थे कि जो विकास का मतलब ये हो रहा था, अर्थ ये हो रहा था कि आधुनिक होना। और आधुनिक होने का मतलब क्या है, आधुनिक होना कि मोर लाइक जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज ऑफ वेस्ट, जो पश्चिम के जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है ना, जो पश्चिम मुल्कों की तरह जो देश में आधुनिकीकरण हो चुकी है, इंडस्ट्रियलाइज्ड हो गया है, उनकी तरह होना, है ना, इंडस्ट्रियलाइज्ड होना को हम मॉडर्न मानते हैं एंड मॉडर्न होने को हम डेवलपमेंट मानते थे। सो दिस इज हाउ कॉमन पीपल एज वेल एज द एक्सपर्ट्स थॉट। तो इसी तरीके से उस समय जो जनमानस थी, आम साधारण मानव, और जो एक्सपर्ट्स थे उस समय हमारे, है ना, इन दोनों का विचारधारा यही था। इन दोनों को, ये दोनों डेवलपमेंट को इसी तरीके से देखते थे। इट वॉज बिलीव्ड दैट एवरी कंट्री वुड गो थ्रू द प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एज इन द वेस्ट, which involved the breakdown of traditional social structure and rise of the capitalism and liberalism। तो ऐसा माना जाता था, ऐसा विश्वास था कि हर एक कंट्री को जो प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन, जो भी कंट्री मॉडर्नाइजेशन के रास्ते से गुजर रहा, उस प्रोसेस से गुजर रहा, जो भी कंट्री आधुनिकरण के रास्ते से गुजर रहा है ना, जैसा वेस्ट में है ना, जैसा वेस्ट में आधुनिकरण है, तो उस मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस से अगर गुजर रहा तो गो थ्रू द प्रोसेस, तो उसी मॉडर्नाइजेशन के प्रोसेस से गुजरना होगा। एंड ये क्या इन्वॉल्व करता है, ये इन्वॉल्व करता है, इसके लिए क्या होना होगा, इसमें होगा ब्रेक डाउन ऑफ ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर। तो जो हमारे सामाजिक संरचना है
उसका जो अभी ट्रेडिशनल सामाजिक संरचना है उसका ब्रेकडाउन होगा, और क्या होगा, उदय होगा कैपिटलिज्म का एंड लिबरलिज्म, पूंजीवाद और लिबरलिज्म, है ना, जो बेसिकली लिबरल थॉट प्रोसेस का उदारता का राइजिंग अप होगा. सो मॉडर्नाइजेशन वॉज ऑल्सो एसोसिएटेड विद द आइडियाज ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी. तो जो मॉडर्नाइजेशन है, जो आधुनिकरण है ना, इसको और चीज़ों से कैसे जोड़ा जा रहा था. आधुनिकरण को एसोसिएट किया गया था आइडिया ऑफ ग्रोथ, विकास की विचारधारा से, विकास की आइडिया से. मटेरियल प्रोग्रेस, है ना, जो मटेरियल अगर उन्नति करते हैं उसका मतलब विकास है. और साइंटिफिक रैशनैलिटी, साइंटिफिक जो वैज्ञानिक रैशनैलिटी है ना, जो रीजनिंग है, उससे हम इसको जोड़ के देखते थे. सो दिस काइंड ऑफ idea of development allowed everyone to talk about different countries as developed, developing and underdeveloped. तो इस तरह का जो आइडिया ऑफ डेवलपमेंट था, इससे हम दुनिया के कंट्रीज़ को तीन तरीके से देखने लगे, डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्री या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्री, है ना. ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड बिफोर इट टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट. तो जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारत के पास दो मॉडल थे मॉडर्न डेवलपमेंट के, आधुनिक विकास के दो मॉडल थे, है ना, भारत जब आज़ाद हुआ. द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल एज इज इन मच ऑफ द यूरोप एंड यूएस. तो जो लिबरल है, उदार पूंजीवाद मॉडल जो था, जो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज एंड यूएस में है. एंड द सोशलिस्ट मॉडल एज इन द यूएसएसआर. और जो समाजवाद वाला मॉडल था जो यूएसएसआर में, उस समय के सोवियत संघ में उपलब्ध था. सो ये दोनों मॉडल भारत के पास थे, या तो लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल अपनाए या फिर सोशलिस्ट मॉडल अपनाए. सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दीज टू आइडियोलॉजीज एंड रेड अबाउट द कोल्ड वॉर बिटवीन द टू सुपर पावर. तो अगर आप अपने हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपने ये दोनों आइडियोलॉजी पढ़ा होगा, है ना. कोल्ड वार आप जानते होंगे, शीत युद्ध का समय था, और इन दोनों सुपर पावर्स के बीच में, यूएसएसआर एंड यूएसए के बीच में एक शीत युद्ध चल रहा था. तो उस समय ये दोनों आइडियोलॉजी के बारे में आपने डिटेल में पढ़ा होगा. नॉट विस्टैंडिंग, मैं आगे भी फ्यूचर में इसके ऊपर इस इमीडिएटली नहीं, बट भविष्य में मैं इस टॉपिक को कवर करूँगा, डिटेल में कवर करूँगा, मेरा वीडियो इस पर आएगा. देयर वेर मेनी इन इंडिया देन हु वेर डीपली इम्प्रेस्ड बाई द सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट. तो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सोवियत संघ के जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट थे, सोशलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, उससे बहुत ज़्यादा ही प्रभावित थे. These included not just the leaders of the Communist Party of India, but also those of the Socialist Party and leaders like Nehru within the Congress. तो ये जो इनसे प्रभावित, जो सोवियत मॉडल से प्रभावित होने वाले थे, वो सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया तक सीमित नहीं थे. जो सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ कम्युनिज्म था सोवियत में, तो सिर्फ ऐसा नहीं कि जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, इसके सिर्फ नेतागण, इसके लीडर्स इस सोशलिज्म वाले मॉडल से इंस्पायर्ड थे, जस्ट ऐसा ही नहीं, बल्कि जो हमारे यहाँ सोशलिस्ट पार्टी थे, और खुद कांग्रेस पार्टी में जो नेहरू, प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी जो थे, ये भी कांग्रेस के ये नेता थे. बट ये लोग भी जो सोवियत मॉडल ऑफ डेवलपमेंट थे उससे ही प्रभावित थे, उससे इम्प्रेस थे. देयर वेर वेरी फ्यू सपोर्टर्स ऑफ अमेरिकन स्टाइल ऑफ कैपिटलिस्ट डेवलपमेंट. और जो अमेरिकन स्टाइल ऑफ डेवलपमेंट है, अमेरिकन स्टाइल ऑफ जो पूंजीवादी तरीके से डेवलपमेंट है, इसके बहुत कम समर्थक उस समय हमारे देश में थे. दिस रिफ्लेक्टेड ए ब्रॉड कंसेंसस दैट हैड डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. और ये जो आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो एक सहमति बन गई थी, ये उसी सहमति का एक रिफ्लेक्शन था. The nationalist leaders were clear that the economic concerns of the government of free India would have to be different from the narrowly defined commercial functions of the colonial government. तो जो उस समय हमारे राष्ट्रवादी नेतागण थे, है ना, दे वेर क्लियर, उनको बहुत थॉट प्रोसेस उनका क्लियर था कि जो आज़ाद भारत का जो इकोनॉमिक कंसर्न्स होगा, है ना, जो आज़ाद भारत के जो आर्थिक चिंताएं होगी, आर्थिक नीतियां होगी, आर्थिक सोच होगा, है ना, ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वुड हैव टू बी डिफरेंट. वो डिफरेंट होगा किससे? कॉलोनियल गवर्नमेंट, जो उपनिवेशक है ना, जो ब्रिटिश सरकार, उपनिवेशी सरकार है, इसके जो नैरोली डिफाइंड कमर्शियल फंक्शन है, इनके जो बहुत ही संकीर्ण कमर्शियल फंक्शंस है ना, जो इनके संकीर्ण कमर्शियल फंक्शन है, क्योंकि इस समय कॉलोनियल गवर्नमेंट जो उपनिवेशक सरकार थी, उसका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने देश के लिए, ब्रिटेन के लिए फ़ायदा पहुंचाना था, उसके लिए लाभ पहुंचाना था. सो इट वाज द वेरी नैरो इन द सेंस ऑफ द कमर्शियल फंक्शंस. बट जो आज़ाद भारत होगा
उसका जो इकोनॉमिक कंसर्न्स होगा वो डिफरेंट होगा, वो इतना नैरो नहीं हो सकता। सरकार को सिर्फ अपने सरकार के हित के लिए ही नहीं सोचा जाएगा, जनता के हित के लिए भी सोचा जाना चाहिए। तो ये हमारे नेशनलिस्ट लीडर के मन में ये थॉट प्रोसेस बहुत ही क्लियर था। It was clear, moreover, that the task of poverty alleviation and social and economic redistribution was being seen primarily as the responsibility of the government. और यह भी क्लियर था कि जो गरीबी उन्मूलन है, पॉवर्टी एलिवेशन एंड सामाजिक एंड आर्थिक जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है ना, जो संसाधनों का सामाजिक और आर्थिक रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, वॉज बीइंग सीन एज द ये प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी गवर्नमेंट की। तो ये हमारी जो सरकार होगी उसकी जो प्राथमिक उत्तरदायित्व होगी, जो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ये होगी पॉवर्टी एलिवेशन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। दिस वेयर डिबेट्स एमंग देम, और इसमें काफ़ी वाद विवाद हुआ। फॉर सम इंडस्ट्रियलाइजेशन सीम टू बी द प्रेफर्ड पाथ, और कुछ लोगों के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन ही एक सही रास्ता दिख रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन को वो प्रेफर कर रहे थे और इस रास्ते को वो सही मान रहे थे। फॉर द अदर्स, लेकिन कुछ लोगों के लिए द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इन पर्टिकुलर एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी, रूरल पॉवर्टी वाज द प्रायोरिटी। कुछ लोगों का प्रायोरिटी क्या था कि जो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि क्षेत्र का जो विकास होगा, और ख़ास करके पर्टिकुलरली जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ का जो पॉवर्टी है, वहाँ की गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण क्षेत्रों का गरीबी उन्मूलन, ये प्रायोरिटी था। तो प्रायोरिटी, कुछ लोगों का प्रायोरिटी था इंडस्ट्रियलाइजेशन, और कुछ लीडर्स मतलब उनका कहना था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के रास्ते से डेवलपमेंट होगा। कुछ व्यक्तियों का कहना था, कुछ नेताओं का मानना था कि जो डेवलपमेंट होगा वो कृषि के रास्ते से होगा और जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन के रास्ते से होगा। सो ये टॉपिक खत्म होता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।